Hello. I am Dr. P.K. Srivastava presenting a video, the second part of technical shed design, technical shed layout for the dairy farm. Those who have missed the part 1 of the frequently asked question of technical shed, part 1, they can go to this link and they can watch the video. That will give a comprehensive idea about the dairy farm shed designs. अक्सर हमसे पूछा जाता है कि टेक्निकल शेड क्या होता है, टेक्निकल शेड क्यों चाहिए, टेक्निकल शेड में कितना खर्च आता है। ये सारी चीजों का जवाब हमने इसके पार्ट 1 में दे रखा है। अभी हम जो पार्ट 2 को प्रेजेंट कर रहे हैं, पार्ट 2 के अंदर वो चीजें रह गई हैं जो पार्ट 1 में नहीं हम बता पाए हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दोज पॉइंट्स विच आर नॉट कवर्ड इन frequently asked questions technical shed part 1. So please let us carry on with the part 2. What is part 2? It covers those things which are not covered about the dairy shed design and layout in the part 1. This is my credential, Dr. P.K. Srivastava. I'm ex-NDDB officer. I'm Dairy Business Guru. And this is my Dairy Consultancy India, Bangalore. This is my site and this is my email ID. You can ask any question on this email ID and we will try to reply. This is my number. This is a dairy consultancy number. You can anytime call this number. However, we reply only on the emails. Your question has to be very clear. Then our reply will be very clear. Let us start the frequently asked question, technical shed part 2. Everybody asks that whether dairy farm is a profitable business or not. क्या डेयरी व्यवसाय में मुनाफा है या लॉस ही होता है? तो हमारा कहना है कि यदि निम्न आपके पास है, ये चीजें यदि आपके पास हैं, तो आपको डेयरी व्यवसाय में अवश्य फायदा होगा। यदि ये नहीं है या इनमें से कोई भी एक चीज नहीं है, तो आप निश्चित जान लीजिए कि आप लॉस के लिए व्यवसाय कर रहे हैं, फायदे के लिए नहीं। तो पहले इन चीजों को जुटाने की आवश्यकता करें, इन जुटाने की कोशिश करें। जब ये हो जाता है तभी आप, ये भी हमने दोनों भाषाओं में बनाया है, हिंदी इंग्लिश में, ताकि आप समझ सकें। ये अगर नहीं है तो कृपया डेयरी में मत जाए, मत घुसें, न घुसें। ये आपके बस की बात नहीं है। खास तौर ये बताता चलूं कि डेयरी व्यवसाय बड़े निवेश और नियोजन का विषय है। ये बड़े भूमिधर किसानों का विषय है। ये भूमिहीन, छोटे या मझोले किसानों के लिए नहीं है। जो आप समझते हैं कि आप व्यवसाय कर रहे हैं या भारत समझता है कि भारत डेयरी का व्यवसाय कर रहा है, वो एक्चुअली छोटे किसानों के जीविकोपार्जन पर अपना व्यवसाय टिकाए हुए है। वो जीविकोपार्जन है। वहां दो हिस्से हैं जहां पर कि किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए दूध पैदा करता है और डेयरीज को बेचता है और डेयरीज उस पर लाभ कमाती है और किसान को उसके दूध का पैसा मिल जाता है। बस इतना ही। वो जिंदगी भर दूध का उत्पादक रहता है, पोरर रहता है। वो कभी भी एंटरप्रेनर नहीं बन पाता। तो इसलिए जरूरी है कि आप समझें कि व्यवसाय क्या है, बिजनेस क्या है। डेयरी बिजनेस बिल्कुल ही अलग है जो भारत में दिखता है। डेयरी फार्म का बिजनेस हो, डेयरी में प्रोडक्ट का बिजनेस हो, दूध को लेकर के उनका विधायन का बिजनेस हो, ये व्यवसाय होता है। अक्सर देखा जाता है कि छोटे किसान जिनके पास जानवरों को खिलाने के लिए नहीं है, बल्कि खुद खाने के लिए नहीं है, तो भी वो लोग किसी तरह से पैसा लेकर के, उधार लेकर के और ज्यादा दूध देने वाले जानवरों को खरीद लाते हैं और उनको भरपूर खिला नहीं सकते हैं। उनके चारे का अभाव होता है, उनके रखरखाव का अभाव होता है।
they don't have the shed for the animals, those animals get spoiled, they stop milking, they stop coming in heat, and they are spoiled by the persons, those who handle the genitalia, and these animals are spoiled. So better don't do that. यदि आप एक छोटे किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, मझोले किसान हैं, तो आप मझोले किस्म के जानवरों को लाइए, अपने पास रखिए, जितना कुछ खिला सकते हैं उतना खिलाइए और उसी के हिसाब से दूध उत्पादन करिए। ज्यादा हाथ बढ़ाने का मतलब है आप भारत के अच्छे जानवरों को खराब कर रहे हैं। इससे देश को नुकसान होता है, आपको नुकसान होता है और पूरे इकोनॉमी को नुकसान होता है। ऐसा न करें। आप देखेंगे यहाँ पे कि डेयरी में व्यवसाय और जीविकोपार्जन में अंतर दिखाया गया। डेयरी में ज्यादा दूध देने वाले पशुओं को टेक्निकल फार्म में रखकर किया जाने वाला एक महंगा व्यवसाय है डेयरी व्यवसाय। ऐसे पशुओं के रखरखाव, भरपूर हरा चारा, कैटल फीड और अन्य खाद्य सामग्री के लिए बहुत अधिक धन चाहिए, जो एक मझोले किसान के पास, छोटे किसान के पास नहीं होता है। इसलिए वो केवल जीविकोपार्जन कर सकता है, वो व्यवसाय नहीं कर सकता। व्यवसाय वो होता है जिनमें ये सारे पार्ट किए जाते हैं। जीविकोपार्जन वो होता है जिनमें ये चीजें की जाती हैं। आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में बना हुआ है। भारत में ज्यादा लोग केवल जीविकोपार्जन के लिए ही डेयरी चलाते हैं। वो समझते हैं हम व्यवसाय कर रहे हैं। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बिचौलिए जरूर हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो भी इन चीजों से नहीं गुजरते। वो भी अपनी जिम्मेदारियों पे ध्यान नहीं देते। वो भी कभी भी भारत में टैक्स नहीं देते। इन चीजों को लेकर के व्यवसायी जो होता है वो व्यवसाय के नियमों से बंधा रहता है। तो एक तकनीकी डेयरी फार्म व्यवसाय में समझ लीजिए यदि 30 जानवर 25 जानवर का एक फार्म चलाना है तो उसमें करीब प्रति जानवर 1.5 लाख या 1,60,000 रुपए से ऊपर का खर्चा आता है। अब छोटे किसान के पास इतना कहां है, इसलिए ये काम नहीं करना चाहिए। छोटे किसान को, मझोले किस्म के जानवरों को जिनका उत्पादन बीज का है, उनको ही रखना चाहिए और भरपूर खिलाना चाहिए उनके हिसाब से, ताकि वो जानवर बना रहे। अगर ज्यादा दूध देने वाला जानवर लेके आएंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू फीड देम, ultimately the animal is going to be spoiled and it is a loss to the nation, it is loss to the dairy community. What is the layout and what is the shed design? Two things. Layout says about the total map of a farm, which thing will be at what place. This is called layout. Shed design decides about the parameters of the measurement of the shed, particular shed. It could be milking shed, it could be dry animal shed, it could be heifer shed, it could be calf shed, it could be a dispensary, it could be a store or whatever. Everything has got a dimension and those dimensions decide the shed design. Farm layout is dependent on the land. What is the shape and size of the land? Based on that, the farm layout will be designed. But shed design will continue as per the number of animals. So this is the basic difference. We will show the picture also. अब आपको पिक्चर भी दिखाएंगे। आगे भी देखिए मिल्किंग शेड और साधारण शेड में क्या अंतर होता है। मिल्किंग शेड में क्या होता है, जानवर उसमें 2 ही बार आता है दिन भर में। जब सुबह आता है, शाम आता है। सुबह में उसकी वॉशिंग होती है, उसको खिलाया जाता है और उसके बाद उसका मिल्किंग होता है। मिल्क का रिकॉर्ड किया जाता है। जानवर शाम को आता है, उसके केवल थन की वॉशिंग होती है, जानवर पूरे की वॉशिंग नहीं होती है। उसको खिलाया जाता है और उसकी मिल्किंग होती है और उसका रिकॉर्ड किया जाता है। आप देखेंगे कि मिल्किंग शेड का काम है जहां पर कि मिल्किंग मशीन,
एनिमल वॉशिंग सिस्टम, राशन खिलाने की व्यवस्था और मिल्क रूम और लैब इत्यादि उसके साथ लगे रहते हैं। इसे हम मिल्किंग शेड कहते हैं। जबकि नॉर्मल शेड में क्या होता है, जानवर के खाने की व्यवस्था होती है, उसके खड़े होने की व्यवस्था होती है, बैठने की व्यवस्था होती है, शेड होता है, दैट्स ऑल। वहां मिल्किंग की व्यवस्था नहीं होती है, वहां मिल्क रूम बगल में नहीं होता है, वहां रिकॉर्डिंग कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीजें दोनों में अंतर होता है। तो फार्म में कई तरह के शेड होते हैं। आइए देखते हैं। ये अधूरा फार्म लेआउट है। क्यों अधूरा है? क्योंकि फार्म लेआउट बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत कुछ चीजें होती हैं। उसमें जैसे मिल्किंग शेड होता है, ड्राई एनिमल शेड होता है, हीफर शेड होता है, बहुत सारे डंग मैनेजमेंट के एरियाज होते हैं, जहां मिल्क रूम होता है इत्यादि। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे स्टोर होते हैं, एनिमल स्टोर होता है, एनिमल इक्विपमेंट स्टोर होता है, फार्म इक्विपमेंट स्टोर होता है, फॉडर वाला होता है, ड्राई फॉडर स्टोर होता है, कैटल फीड स्टोर, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सब को हम कैसे, कहां, किस तरह सजाते हैं उस लैंड के मैप में, उसको हम फार्म लेआउट कहते हैं। और एक शेड को, अब ये देख लीजिए, ये ड्राई एनिमल का शेड है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, टेल टू टेल है बनाया हुआ। बीच में एक सेंट्रल एली है जिसमें आप वॉक कर सकते हैं, यहाँ जानवर खड़ा होता है। ये 17-18 जानवरों के लिए बनाया हुआ एक शेड है, उसके लिए साइज निर्धारित है और उस साइज के हिसाब से ये बनाया हुआ शेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि टेक्निकल शेड के अंदर टेक्निकल लेआउट होता है और टेक्निकल शेड डिजाइन होता है। इन दोनों में अंतर आपको समझाया मैंने। So let's see the difference between these two. This is the whole map of a farm. Where will be what? This is only one shed measurement. Similarly, other shed measurement will be different. Similarly, other store. So many things are there in the farm. Those measurements matter. Let's go to this question. Farm में dispensary की क्यों आवश्यकता है? That's very good. I have given in both the languages. You can read. आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। और डिस्पेंसरी में क्या होता है, मेडिसिन रखते हैं, वहां पर सुइयां रखते हैं, वैक्सीन रखते हैं, वहां वहां फ्रिज होता है, फर्स्ट एड के बॉक्स, फर्स्ट एड की दवाइयां रहती हैं, कृत्रिम गर्भाधान के वीर्य रहते हैं, उनके उपकरण रहते हैं, जानवर को जांच के लिए ट्रेविस होता है जिसमें जानवरों को तत्काल स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध कराया जा सकता है। ये सारी चीजें हमने इसलिए लिखा है ताकि आप पढ़ के समझ सके। आप वीडियो को रोके, पढ़ करके देखें तो आप देखेंगे यहाँ डिजाइन भी दिया हुआ है। ये 2 काविंग शेड है और ये डिस्पेंसरी है और यहाँ पर ट्रेविस लगा हुआ, एनिमल क्रेट, जिसके अंदर एनिमल को रख करके जांच किया जाता है। तो ये सारी चीजों का भी एक मेजरमेंट होता है, उन मेजरमेंट के हिसाब से चीजें बनाई जाती हैं। इसको हम शेड डिजाइन कहते हैं। फार्म में काविंग रूम क्यों होना चाहिए? भाई जानवर बच्चा देगा तो कहां देगा? सड़क पर देगा, खेत में देगा या मिल्किंग रूम में देगा? तो क्या उसके बच्चा देते समय जो फ्लूइड निकलता है वो सारा मिल्किंग रूम में फैलना चाहिए? क्या उससे इंफेक्शन नहीं फैलेगा? तो इन चीजों को डिस्पोजल की आवश्यकता होती है, इसलिए एक काविंग रूम अलग रहता है जिसमें कि जानवर के काव करने के लिए, बच्चा देने के लिए सारी सुविधाएं रहती हैं। वहां पे दवा रखने की जगह होती है, इंजेक्टेबल होते हैं, अगर उसको ड्रिप चढ़ाना हुआ तो उसकी उसकी व्यवस्था होती है और उससे द्वारा निकले हुए सारे एफ्लुएंट को अच्छे से ट्रीट करके और तब उसको संप में भेजा जाता है ताकि फार्म के अंदर कोई इंफेक्शन न फैले। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इंफेक्शन फैलेगा और फार्म के अंदर द एनिमल विल गो सिक, there can be abortion, there can be so many other diseases in the animals. So this is very important, that why there should be a technical set and why there should be a dispensary in the farm, why there should be a calving room. Let's go to the next one. मिल्क रूम में क्या क्या सुविधाएं होती है? गिवन द मिल्क रूम, ऑलरेडी बल्क मिल्क कूलर होता है जिसके अंदर दूध को ठंडा किया जाता है, एक स्टोर रूम होता है जहां सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं,
यहाँ मिल्किंग मशीन के लिए वैक्यूम रहता है, जिसकी वजह से मिल्किंग मशीन चलाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। क्वालिटी और क्वांटिटी की रिकॉर्डिंग होती है। इसी तरह से क्वारंटाइन शेड क्यों होता है? लोग पूछते हैं क्वारंटाइन शेड क्यों होना चाहिए? भाई, जानवर आप खरीद के जब लाते हैं, व्हेन यू आर बाइंग द एनिमल फ्रॉम आउटसाइड एंड you are mixing with the old lot, if some animal is having some disease, obviously it will spread to the all the farm animals. So just to stop the spread of the diseases, there has to be a quarantine shed. हमने कोरोना में देखा है कि किस तरह हम आइसोलेशन करते थे, किस तरह अपने को अलग रखते थे ताकि दूसरे को बीमारी ना हो जाए। यही काम के लिए क्वारंटाइन शेड होता है, जो कि फार्म में एक दूरी पर बनाया जाता है, आइसोलेटेड रखा जाता है। नए खरीदे हुए जानवरों को 15 दिन के लिए निगरानी में रखा जाता है। अगर आप आगे चल के देखें, गोबर का प्रबंधन, आप जानते हैं ज्यादा से ज्यादा फार्म, मोस्ट ऑफ द फार्म्स आर क्लोज जस्ट बिकॉज ऑफ द डंग, मिसमैनेजमेंट ऑफ द डंग। गोबर का प्रबंधन अच्छे से नहीं होता है, इसलिए जानवर बीमार पड़ते हैं, इन्फेक्शन फैलता है और पूरा का पूरा फार्म को बंद करना पड़ता है। और ऐसा एक नहीं, सैकड़ों हजारों बार हुआ है देश में और होता रहता है, अभी भी हो रहा है। अब आप यहाँ एग्जाम्पल देखें, जानवर को कितने सुंदर तरीके से सजा करके रखा गया, लेकिन जानवर रह कहाँ रहा है? अपने ही गोबर में खड़ा है और वहीं पर खाना खा रहा है। जब हम टॉयलेट में जाते हैं, क्या टॉयलेट में बैठ के हम खाना खा सकते हैं? लेकिन हमने गौ माता को लगा रखा है वहां पे खाने के लिए। बहुत प्यार करते हैं हम गौ माता को, लेकिन गोबर के साथ उनको खाना परोस देते हैं। देख लीजिए, गोबर में क्या होता है कि जो लेबर होती है, सारे फार्म को बंद कराने के ज्यादातर कारण लेबर होता है। लेबर को आप जो कहिएगा वो नहीं करेगा, उसको जो सुविधा होगी वो करेगा। गोबर को उठा करके फार्म के जहां एनिमल का शेड होता है उसी के बगल में डालते रहते हैं। अब गोबर तो रोज निकल रहा है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक समय आता है कि बरसात में वो सड़ता है, सड़ने के बाद वो बहता है, उसके अंदर बहुत सारे मक्खी मच्छर पैदा होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस पैदा होते हैं, और ये सारे पूरे फार्म में फैलते हैं। किसके द्वारा? उसी लेबर के द्वारा जो जाके वहां गोबर डालता है। और केवल गोबर के प्रबंधन नहीं होने की वजह से फार्म को बंद करना पड़ता है। ये 3 कारण हमने बताए हैं, बीमारी फैलने के मुख्य 3 कारण हैं फार्म में। आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फुटबाथ क्यों होता है? पता ही नहीं है लोगों को कि फुटबाथ क्यों होता है। मैंने आपको दिखाया था, अगर हम ऊपर जाकर के फिर से एक बार दिखाएं तो ये होता है फुटबाथ, जहां से हम एंटर करते हैं फार्म के अंदर, शेड के अंदर। वहां पर एक लिक्विड का टैंक होता है, उसके अंदर हम पांव को भिगा के रख के तब हम अंदर जाते हैं, ताकि जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो यहाँ इस सोल्यूशन में मर जाए। आने के लिए भी है, जाने के लिए भी है, दोनों तरफ ही। इसको हम फुटबाथ कहते हैं। ये सब चीजें घरों में नहीं होती, ये सब चीजें किसानों के घरों में नहीं होती कि एक जानवर पाला है, वहां पर पैर धो के जाएंगे, हाथ धो के जाएंगे, कपड़ा बदल के जाएंगे। ये सब नहीं होता है और इसीलिए बीमार होते हैं। इसलिए 1-2 ब्यात 3 ब्यात के बाद निकल लेता है जानवर। शेड की ऊंचाई, हर आदमी पूछता है कितना ऊंचा होना चाहिए शेड। यदि ज्यादा ऊंचाई होगा तो गर्म हवा और वर्षा का प्रवेश होगा, जानवर को तकलीफ होगी। यदि नीचा होगा तो जानवर की अपनी गर्मी से शेड के अंदर इतनी गर्मी होगी, इतना उमस होगा कि जानवर जो है दुखी होगा। तो शेड एक टेक्निकल ऊंचाई के हिसाब से बनाया जाता है, जो हमने पार्ट 1 में बताया है। आप वहां देख सकते हैं, दोनों वीडियो को एक साथ देखें तब आपको लगेगा। ये हमारी गलती है कि हमने वीडियो को बहुत देर में दूसरा पार्ट डाला है, लेकिन दोनों का लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो फर्स्ट को और सेकंड को दोनों को एक साथ देख सकते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी मिले कि शेड क्यों होना चाहिए। शेड में पैसा लगता है, इसलिए सबसे पहले वो समझते हैं शेड बनाने के बजाय 2 और जानवर ले आएंगे। ये नहीं समझते हैं कि ये जानवर दूसरे तीसरे ब्यात के बाद चला जाएगा।
यदि उसको आप कंफर्ट देंगे तो वो आपको 5-6 बच्चे दे जाएगा, 5-6 ब्याह तक आपके साथ रहेगा। वो जितना दूध का उसका कैपेसिटी है उतना दूध देगा, वरना अगर तकलीफ में रखेंगे तो उतना दूध तो नहीं देगा। सो एनिमल केयर एंड कंफर्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। शेड प्रोवाइड्स दैट फैसिलिटी। जानवरों को दूध दोने के बाद पैडक में क्यों छोड़ा जाता है? अब आप देख लीजिए जानवर कहाँ रह रहा है। एनिमल ऑन रोड, ये रोड है, रोड के ऊपर साइड में बना दिया, ये उसका घर है, इसमें चला जाएगा। एक भैंस को आप इसके अंदर बांध दीजिए और अंदर रात भर में उसमें रख दीजिए, आप समझिए कि क्या स्थिति होगी, किस तरह से वो जी रही है। आप यहां पे देखें, ये है टेक्निकल शेड। कितना जगह दिया हुआ है जानवरों को रहने के लिए। आप देखें, कोई आदमी उसके पास नहीं जा सकता है, वो चारा खाता है यहां से, और जो आदमी जाता है वो हाथ धो करके, पैर धो करके, कपड़े चेंज करके, मास्क लगा के जानवर के पास जाना चाहिए। हम तो इसको मजाक समझते हैं, जानवर को घर में हम 50 साल, सैकड़ों साल से कृष्ण भगवान के जमाने से रख चले आए हैं, हम क्यों मास्क लगाएं? हम उसके साथ साथ रहेंगे, इसलिए हमारी बीमारियां उसको पहुंच जाती हैं। जानवर अपने में बीमार नहीं होता है, जानवर को इंसान बीमार करता है, उसका मालिक बीमार करता है, जो किसी को भी फार्म में घुसने की इजाजत देता है। अगले स्लाइड पे जाएं। बाउंड्री क्यों होना चाहिए? बहुत लोग कहते हैं साहब बाउंड्री की क्या जरूरत है? बाउंड्री होने से वो ब्लाइंड बाउंड्री होना है, आर पार न दिखने वाली ऊंची बाउंड्री, कम से कम 5 फीट की बाउंड्री होनी चाहिए, ताकि जानवर को बाहर न दिखे, बाहर वाले जानवर को अंदर न दिखे, तब वो समझता है कि हम सेफ हैं। दिस बाउंड्री इज पोरस बाउंड्री। Porous boundary will never help. Animal will be seeing outside and outside animal will see inside. टेक्निकल शेड नहीं होने से नुकसान क्या होता है? इट्स वेरी सिंपल। एनिमल इज नॉट इन कंफर्ट, ही इज ऑलवेज पेन इन द पेन, ऑलवेज इन टेंशन। इट कैनॉट टेक रेस्ट, इट कैनॉट डू regurgitation, so it will have a digestive issue, and slowly it will stop the milk. Its physiology will disturb, it will not come in heat. Even if it come in heat, it will not conceive. So this is what is going on in our country. Generally, because there is no business. There is only a jivikoparjan, livelihood. They don't bother about this. They understand it is an animal. भाई एनिमल है, आपको गोल्ड दे रहा, व्हाइट गोल्ड दे रहा है, उसके लिए कुछ तो करिए, कुछ तो प्यार करिए उसको। माँ कहते हैं अगर जानवर को, गाय को, तो कुछ तो ध्यान दीजिए। कितने जानवरों पे लोग पूछते हैं साहब टेक्निकल सेट की जरूरत क्या है, कितने जानवरों पर रखना चाहिए? अब आप देखिए, एक पिक्चर दिखाया हमने यहाँ। यदि इस पिक्चर को आप देखते हैं तो आपको लगेगा क्या आप जानवर यहाँ आराम से है, और ये इसका घर है। क्या समझते हैं ये 15-20 जानवर इसके अंदर घुस जाएंगे और आराम से रहेंगे? आप समझते हैं कि ये 6 ब्याह तक ये जानवर दूध दे पाएंगे? ये कोई नहीं समझता। ये वो लोग हैं जो लोग जानवरों को लाते हैं और मारते हैं, एक्चुअली कष्ट में है, ये जीवन में नहीं है, मरने के लिए तैयार है। कितना दिन जिएगा? और कितना दिन ये आदमी जिसके पास घर नहीं है, वो कितना दिन इनको खिला पाएगा, और क्या खिला पाएगा? बाद में हड्डियां निकल आती हैं, जानवर मर जाता है। तो हम पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना चाहिए। किसी जीव को भी ला करके आप अपने फायदे के लिए उसको, उसका खून चूस रहे हैं, ये टेक्निकल शेड का काम है। उसका काम है कि जानवर को आराम मिले। आगे देखते हैं, बाजार से शेड की दूरी कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। जितनी जल्दी दूध बाजार पहुंच जाएगा उतनी जल्दी ठंडे रूप में पहुंचेगा, खराब नहीं होगा। और फार्म का फ्रेश दूध है, तो लोग जब उसको उबालेंगे, पिएंगे, उसको यूज करेंगे, तो उनको लगेगा अरे दूध ऐसा होता है। जो आपको डेयरी का दूध मिलता है वो ब्लांड दूध होता है, ऑलरेडी प्रोसेस्ड मिल्क होता है।
फार्म का दूध जब आप अनप्रोसेस्ड मिल्क जब आप लेंगे ठंडे रूप में, और सुबह का दूध सुबह और शाम का दूध शाम मिलेगा, तब आपको पता चलेगा कि दूध क्या होता है और जो बिक रहा है वो क्या है। उसकी गुणवत्ता हो सकती है, लेकिन जो उसके अंदर विटामिन, जो उसके अंदर एरोमा, जो उसके अंदर महक, जो उसके अंदर टेस्ट, ये सारी चीजें जो फार्म फ्रेश के दूध के अंदर मिलेगा, वो डेयरी वाले पैकेट के दूध में नहीं मिलेगा। हालांकि व्यवसाय है, हमको जरूरत है वो बेच रहे हैं, उनको जरूरत है हमें बेच रहे हैं, और इसके बिना देश में दूध नहीं आ पाएगा। हर आदमी को दूध चाहिए। अगर ये चीजें नहीं होती तो आज दूध की कीमत 250-300 रुपए लीटर होती। तो वो तो अच्छा ही है, लेकिन क्या हम आज जब बाजार में दूध, ज्यादातर दूध मिलावटी आ गया है, बड़े डेयरी को छोड़ दीजिए तो, क्योंकि बाजार में आने वाला दूध केवल डेयरियों से प्रोसेस होकर नहीं आता, करीब करीब उतनी ही मात्रा में वो साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले लाके दे जाते हैं। वो क्या मिलाते हैं, क्या देते हैं, कैसे उनका जानवर रह रहा है, इन सारी चीजों की वानगी आप देख चुके हैं, किस तरह से जानवर रह रहा है। ये भी आदमी दूध जाकर के बाजार में बेचता है, देख लीजिए। तो ऐसे में दूध कितना स्वस्थ है, जब जानवर ही स्वस्थ नहीं, दूध क्या स्वस्थ होगा। तो जब आपको फार्म का फ्रेश दूध मिलेगा, जहां जानवर खुश है, जहां जानवर को खाने को मिल रहा है, रहने की सुविधा है, आराम है, भय नहीं है कि हमको कोई आके मारेगा, दौड़ाएगा, वो दूध और जो हजारों लाखों लोगों से इकट्ठा किया हुआ दूध जिसे प्रोसेस करके दिया जा रहा है, दोनों में अंतर होगा, टेस्ट में अंतर होगा, अरोमा में अंतर होगा, क्वालिटी सेम होगी, लेकिन विटामिन में अंतर होगा। और ये सारी चीजें तब होती है, ये चूंकि है नहीं भारत में। अगर आप विदेशों में जाएं तो फार्म से ही दूध आता है, वो भी प्रोसेस होके आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंट्री में है जहां पर कि कई फार्म का दूध इकट्ठा करके विधायन किया जाता है और वो उसे बाजार में लाया जाता है, बल्कि दूसरे देशों में भेजा जाता है। ये संभव है, किया जाता है, बट एक्चुअली फार्म का डायरेक्ट मिल्क है, एडल्ट्रेशन पर कड़ी निगरानी है। भारत में क्या है, किसी से छुपा नहीं है, आप देख सकते हैं। पनीर की कहानी अभी अभी लोगों ने सुनी है। तो दूरी कम होना चाहिए, इसलिए कि दूध खराब ना हो, जल्दी से बाजार पहुंचे, फ्रेश पहुंचे, ठंडे रूप में पहुंचे, और उससे आपका ब्रांड स्टेब्लिश होता है। यू कैन एस्टेब्लिश योर ब्रांड ऑन द नेम ऑफ फ्रेश फार्म मिल्क, unprocessed farm milk. Then you will get a profit, because this milk will be costlier than the, you can sell at the higher rate than the packet rate. Then you are into profit. Otherwise you are into loss. If you are giving farm milk to the dairy, you are only a producer. That's all, nothing more than that. You are not an entrepreneur. Let's go to the road shed. शेड रोड से क्यों कनेक्टेड होना चाहिए? दूध खराब हो जाएगा, 2 घंटे बाद दूध खराब हो जाएगा, तो हमें वो रोड लेना होता है, जहां हम लोग शेड बनाते हैं वो रोड लेना होता है जहां जाम ना हो, जाम ना होता हो, ताकि दूध पहुंचने में, बाजार पहुंचने में देर ना हो। सुबह का दूध सुबह, शाम का दूध शाम हमें पहुंचाना है, ताकि फ्रेश मिले। कंज्यूमर एक बार इस दूध को जब लेगा तो आपसे जुड़ जाएगा, बिकॉज ये दूध बाजार में बहुत कम पाया जाता है। जो साइकिल वाले देते हैं वो बगैर मिलावट नहीं देते हैं, बहुत कम है, रेयरली आपको मिलेगा, सैकड़ों में से 1 या 2 होगा जो मिलावट नहीं करता होगा, बाकी सारे मिलावट करते हैं। और उनके जानवर बहुत ही पैथेटिक कंडीशन, बहुत बुरी कंडीशन में रहते हैं। आप जाके देख सकते हैं उनके यहाँ कि वो कैसे जानवरों को रखता है। तो जानवर जब अच्छा नहीं है, हेल्दी नहीं है, खुश नहीं है, तो दूध कैसे हेल्दी होगा। इन चीजों, उसके बाद मिलावट, तो इन चीजों के लिए हमने बताया है कि टेक्निकल शेड होना जरूरी है। मैट क्या होता है, मैट का प्रयोग क्यों करना चाहिए? एक नया तमाशा डाल दिया गया कि साहब फार्म में जानवर को बैठने के लिए मैट देना चाहिए। आप जानते हैं एक मैट की का वेट क्या होता है?
कम से कम 40-50 किलो कौन उठाएगा उसको? उसके नीचे बीमारियां फैलती हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाती है, शेड को उठा नहीं सकते, मतलब नेट मैट को उठा नहीं सकते। अरे इससे अच्छा है कि जानवर को दूध दोहने के बाद छोड़ दो, वो सॉफ्ट जमीन पे रहेगा, वो घूमेगा, पेड़ों के नीचे रहेगा, उसको जहां रहना रहने दो, बस उसको आदमियों से दूर कर दो, वो स्वस्थ रहेगा। लेकिन एक मैट का प्रचलन चल गया है, ढेर सारे लोग मैट लगा देते हैं, ये नहीं समझते हैं कि मैट की सफाई कैसे होगी। अगर सफाई नहीं होगी तो वो गंदगी की वजह से बीमारी फैलेगी, और बीमारी फैलेगी तो जानवर बीमार होगा। लास्ट हमारा स्लाइड ये होता है, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि फार्म व्यवसाय में टेक्निकल शेड लगाएं, लाभ कमाएं। ये वीडियो अपने मित्रों को भी शेयर करें। अपने क्वेश्चन रेज करने के लिए मेरा यूट्यूब हैंडल देखें और इस ईमेल पर ही भेजें। ईमेल पर नहीं आया हुआ कोई भी प्रश्न हम जवाब नहीं देते हैं। ईमेल पर अगर आप भेजेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आप चाहें तो। यदि आपको लगता है कि वीडियो अच्छा नहीं है तो कमेंट करें। यदि लगता है कि वीडियो अच्छा है तो भी कमेंट करें, बताएं हमें। फिर से कहता हूं, डेयरी व्यवसाय बड़े किसानों का विषय है, छोटे किसान इससे दूर रहें। वो दो चार एक पशु पाल करके खुश रहें और दूध बेच करके अपनी जीविका चलाएं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे जानवरों को ला करके रख रखाव, हाइजीन और चारे के अभाव में जानवरों को बर्बाद करना, ये देश को क्षति पहुंचाना है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।